हेलो एवरीवन, फाइनली द वेट इज़ ओवर। जैसा कि हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि साल का पहला डेंटल सर्जन के रिक्रूटमेंट के लिए साल का पहला पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम कब आएगा, तो वो आ चुका है। हाल ही में 31 दिसंबर 2024 को एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, जिसमें कि 385 डेंटल सर्जन की पोस्टिंग की बात कही गई। और आप सभी को जान के बहुत खुशी होगी कि बहुत जल्द ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चालू होने वाली है। जैसा कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बताया गया कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 21 फेब 2025 दोपहर 12 बजे से लेके 20 मार्च 2025 तक दोपहर को 12 बजे तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, 21 फेब 2025 दोपहर के 12 बजे से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और आप 20 मार्च 2025 तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। एमपीपीएससी द्वारा दो साइट्स बताई गई हैं जहां पे जाके आप फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है www.mponline.gov.in और दूसरी साइट बताई गई www.mppsc.gov.in। इन दोनों ही साइट्स पे जाके आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। सबसे पहली है कि आपके पास एक बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आपने इंडिया में कहीं से भी डिग्री हासिल की हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि हम हमारे पास एमडीएस एमपीएच की डिग्रीज़ हैं और यहाँ तो खाली बीडीएस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो आपके एडिशनल डिग्रीज़ हैं, पर आपके पास बेसिक डिग्री आपके पास बीडीएस की होनी चाहिए। एमडीएस है, एमपीएच है या और बीडीएस के अलावा और भी कोई डिग्री है, आप सभी इस फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं। बीडीएस एक बेसिक डिग्री मांगी गई है जो कि इस फॉर्म फिलिंग के लिए ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मांगा गया है एमपी डेंटल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आपने हाल फिलहाल में देखा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जब आप डेंटल ऑफिसर के लिए जब आप भरने गए तो वहाँ पे उस स्टेट की डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मांगा गया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एमपी डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन आपसे मांगी गई है। और बहुत लोगों के मन में सवाल है कि भाई हम तो दूसरे स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं या दूसरी स्टेट की डेंटल काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो क्या हम हम एमपी के रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक हम आपकी इसमें बिल्कुल हेल्प करेंगे और बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो भी एमपी के कैंडिडेट्स हैं या एमपी के नागरिक हैं, उनके लिए एमपी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कि उन सभी के लिए जो भी एमपी के नागरिक और एमपी के कैंडिडेट्स हैं, वो सब लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ये छूट दी गई है कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को एमपी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है। तीसरी चीज़ आते हैं संविदायक कर्मचारी। ऐसे संविदायक कर्मचारी जो मध्य प्रदेश सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो अगर वो लोग इस फॉर्म को भरना चाहें तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बस वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही काफ़ी है आपकी इस फॉर्म फिलिंग के लिए, और आपको कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बोला गया है कि मिनिमम एज इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपके पास 40 ईयर्स होनी चाहिए। जो भी एज की जो डिटर्मिनेशन है, जो एज की गणना है, जो उम्र की गणना है, वो एक एक 2025 तक की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आपकी जो भी एज रही होगी उसी हिसाब से वही एज आपकी मानी जाएगी। तो इस पर एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये छूट दी गई है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने नाम में, अपने फादर्स नेम में, अपने मदर्स नेम में और अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई भी चेंजेस बाद में नहीं कर सकते हैं। बाकी कुछ चेंजेस हैं जो आप कर सकते हैं, पर आपका नाम जो स्पेलिंग रहेगी, जो आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग है, जो मदर्स नेम की स्पेलिंग है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है, जो फादर्स नेम की स्पेलिंग है या जो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में दी गई है, वही आप फॉर्म फिलिंग के दौरान भरें, क्योंकि इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है।
चेंजेस कहाँ पॉसिबल है, जैसा कि किसी को लगता है कि उसकी कैटेगरी उसने गलती से मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और उन्होंने ओबीसी भर दी है, तो आप इन कैटेगरीज को बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि मान लीजिए वो दूसरे स्टेट में किसी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं और एमपी का उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट, एमपी सरकार द्वारा जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो ऐसे सारे लोग यूआर के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप एमपी के अंदर एक यूआर कैंडिडेट की तरह ट्रीट करे जाएंगे। जो लोग एससी एसटी ओबीसी जिनका सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिनको दिया गया है, वही लोग कैटेगरी के रिजर्वेशन के हकदार होंगे। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। फर्ज कीजिए कि अगर कोई गलती से मान लीजिए कि कोई कैटेगरी का कैंडिडेट गलती से कैटेगरी डाल देता है और बाद में उसे लगता है कि वो जनरल में है, तो जो भी डिफरेंस आपको, जो फीस का डिफरेंस रहेगा वो आपको बाद में पे करना पड़ेगा। और कोई भी अगर आप करेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 50 रुपये की फीस आपको भरनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई भी करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन के लिए भी इस बार डेट्स दी गई हैं, जैसा कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बताया गया कि अब 26 फरवरी 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक आप इस टाइम पीरियड के बीच में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट 20 मार्च 2025 है, तो उसके 2 दिन बाद तक आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अब 26 फेब 2025 से लेके 22 मार्च 2025 तक आप कोई भी चेंजेस दोपहर के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इस बार एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने 4 एग्जाम सेंटर्स के लिए आपको चॉइस दी है, जिसमें कि है इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो ये 4 सेंटर हैं, जिसको भी लगता है कि जहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, जिनको डिस्टेंस जो पास पड़े, वो आप सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। और जितनी जल्दी आप फॉर्म फिलिंग करेंगे उतनी ही प्रेफरेंस आपको मिलेगी। अगर आप फॉर्म फिलिंग लेट करते हैं तो प्रेफरेंस में आप नीचे आ जाएंगे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पूरा अधिकार रहेगा कि आपको कोई और सेंटर अलॉट कर दे। तो कोशिश कीजिए फॉर्म को जल्दी फिल करें और उसी हिसाब से अपनी प्रेफरेंस आपको ज़्यादा आपको तरजीह दी जाएगी। इस बार जो फॉर्म जो एग्ज़ाम है वो आपको OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि हाल फिलहाल में जैसा आप देख रहे थे कि जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा हो रहे थे, सीबीटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं है। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो टेस्ट होगा वो OMR शीट पे होगा, जिसमें आप सर्कल करते हैं एक पर, जो आपको आंसर लगता है उसको आप सर्कल करते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिए कि जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो भी आप फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भर रहे हैं वो ठीक हो, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन या चेंजेस होते हैं वो आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उसी मेल आईडी और उसी फ़ोन नंबर पे शेयर की जाएगी। तो फ़ोन नंबर भरते समय और ईमेल आईडी भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। जैसा कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा बताया गया है कि जो इस बार सीट्स नंबर रहेगा वो है 385 सीट्स पे एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। जिसमें कि हम बात करें तो जनरल, जिसे हम यूआर कहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, उसकी 99 सीट्स हैं, एससी की 58 सीट्स हैं, एसटी की 98 सीट्स हैं, ओबीसी की 92 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस की 38 सीट्स रहेंगी। इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश के संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी एक रिजर्वेशन रखा गया है। इन्हीं सीट्स में से संविदा कर्मियों के लिए, यानी जो एडहॉक पे काम कर रहे हैं एमपी के हेल्थ डिपार्टमेंट पे, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व हैं इन्हीं सीट्स में से। तो उसका हमको आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं। यूआर के लिए 50 सीट्स हैं, एससी के लिए 29 सीट्स हैं, एसटी के लिए 49 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 46 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए, जो कि इकोनॉमिकली वीकेंड सोसाइटी हम कहते हैं, उनके लिए 19 सीट्स रखी गई हैं। इसी के अंदर महिलाओं के लिए भी कुछ सीट आरक्षित करी गई है, जो कि मध्य प्रदेश की महिला जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कुछ सीट आरक्षित हैं, जिसमें कि यूआर के अंदर 35 महिला यूआर के अंदर 35 सीट्स हैं, एससी के अंदर 20 सीट्स हैं, एसटी के अंदर 34 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 32 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के अंदर 13 सीट्स रखी गई हैं। तो ये सारी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि महिला और संविदा कर्मी की है, ये जो मेन सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से ही ये डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अब जिन लोगों के पास भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो उनका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होगा वो 2000 और 2024 से लेकर 2025 का ही मान्य होगा। अगर आपके पास पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसे अपडेट करा लें। जिन लोग, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि 2024 से 2025 का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ही मान्य होगा, तो आपका जो भी इनकम का जो सर्टिफिकेट है उसे अपडेट ज़रूर करा लें, नहीं तो वो आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम में आपको एक परेशानी हो सकती है। और जो भी संविदा कर्मी हैं, अगर उनको अपने संविदा कर्मी का लाभ लेना है तो उनकी जो 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस उनके पास होनी चाहिए, तभी वो संविदा कर्मी के रिजर्वेशन का जो लाभ उठा सकते हैं। हर कैटेगरी में, जैसा कि हर कैटेगरी में 5 वर्ष का लाभ दिया गया है। अगर आप किसी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको 5 वर्ष की आयु की छूट मिलती है। और जो भी संविदा कर्मी हैं जो कि एडहॉक पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज वो 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपकी 5 ईयर्स की कॉन्टिन्यूस सर्विस आपके पास होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरीज के लिए 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं फॉर्म को भरने की फ़ीस की। जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि फ़ीस जो है, जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस 250 रुपीज़ रहेगी, यानी 250 रुपये। और जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जो आउटसाइड एमपी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये रहेगी। इसी क्रम में एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे गए हैं। अगर आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में कोई कठिनाई होती है या आपसे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको परेशानी आ रही है, तो उसी को सॉल्व करने के लिए 2 नंबर भी एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा मुहैया कराए गए हैं, जो हैं 0755672022 और दूसरा नंबर है 67202221। इसके साथ साथ एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करी गई है, जहां आप अपनी क्वेरीज और अपने जो आपको कोई दिक्कत आ रही है वो आप डाल सकते हैं। जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करी गई है वो है mpsconline@gmail.com। तो इन फ़ोन नंबर्स और इसी ईमेल आईडी से आप कोई भी सहायता प्रदान कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम में कितने पार्ट में आपका ये एग्ज़ाम होगा। देखिए, वैसे अभी तक कोई भी एग्ज़ाम स्कीम इस साल के लिए एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी शेयर नहीं करी है, पर जैसा कि हम पुराने सालों में देखें 2015, 2019 और 2022 एग्ज़ाम में देखें तो एक एग्ज़ाम स्कीम थी जिसके अंदर एग्ज़ाम जो होता था वो 2 पार्ट में होता था, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके रहते हैं 50 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि बेस्ड होते हैं आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं एमपी के जीके के, 10 क्वेश्चंस होते हैं नेशनल जीके के और 5 क्वेश्चंस होते हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। तो मिला के 50 क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो पार्ट ए में रहेंगे। और पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपकी डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पे पूरे डिपेंड होते हैं। जो आपने डेंटल सर्जरी में पढ़ाई करी है, जो बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो डेंटल सर्जरी की पढ़ाई पे डिपेंडेंट है। अब बात करें मार्किंग की, तो एक सही उत्तर देने का, एक सही आंसर का आपको +3 मिलेगा और एक गलत उत्तर देने का आपको -1 आपके लिए डिडक्ट करा जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात का विशेष ध्यान रखें कि पार्ट ए और पार्ट बी में आपको दोनों के अंदर क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, जैसे कि सारे डेंटल सर्जन सोचते हैं कि डेंटल सर्जरी का जो उनके सब्जेक्ट पे पकड़ होती है काफ़ी अच्छी होती है, तो वो सोचे कि हम पार्ट बी में बहुत अच्छा स्कोर कर लें और पार्ट ए को छोड़ दें, पर ऐसा नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप फाइनल लिस्ट में आ पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि हम देखते हैं कि पार्ट ए के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके पास 40% मार्क्स होने चाहिए और जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके पास 30% मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसे ही पार्ट बी में भी आपके पास 40% 30% का जो मानक है, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 40% और कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30%, वो आपके पास होने चाहिए। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। टोटल मार्क्स की बात कहें तो जैसा कि आपने बताया कि पार्ट ए में 50 क्वेश्चन है और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो मार्क्स बनते हैं 450
और 50 मार्क्स जो एंड में रखे गए हैं वो आपके इंटरव्यू के रखे गए हैं। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू को थोड़ी सी कम तरजीह दी गई। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जाता और अगर आपके रिटर्न में आपके एक अच्छे मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के हकदार हो सकते हैं। तो जो इंटरव्यू को जो परसेंटेज दिया गया वो 10% दिया गया है। तो यानी 90% आपका रिटर्न पे रहेगा और 10% आपका इंटरव्यू में रहेगा। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको, जैसा कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने बताया है कि एक सीट मतलब जितनी भी सीट्स हैं उसके 3 टाइम कैंडिडेट्स वो लोग बुलाएंगे। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आगे जाएंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो सबसे बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी रजिस्ट्रेशन का, तो वो सबसे आपको जिस भी, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं या दूसरी स्टेट काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले आपको उस स्टेट से या उस डेंटल काउंसिल से आपको एक एनओसी लेनी होती है, जिसे हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काफ़ी बार आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या आपको उस स्टेट काउंसिल में जाके आपको अप्लाई करना होता है। उसके एनओसी मिलने के बाद आपको अप्लाई करना है डीसीआई में ट्रांसफ़र के लिए। डीसीआई में जो आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक मिल जाता है ट्रांसफ़र नंबर। इन दोनों, आपके पास एनओसी और ट्रांसफ़र नंबर लेके आप जो कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में आपकी जो स्टेट डेंटल काउंसिल का ऑफिस है, वहाँ आपके पास ये दोनों ये आपके पास एनओसी और ट्रांसफ़र नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस दोनों को लेके आप एमपी डेंटल काउंसिल के ऑफिस में जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास एमपी का आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्योंकि जैसा कि हर स्टेट काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन आप कराने जाते हैं तो आपके पास उस स्टेट का आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप आधार कार्ड में भी आपको, अगर आप दूसरे स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं तो आधार कार्ड में भी आपको संशोधन कराना पड़ेगा, चेंजेस कराने पड़ेंगे। रही बात फीस की, फीस जैसा कि बताई गई है 1200 रुपये फ़ीस है आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराने की। एमपी के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको 1200 रुपये खर्चने होंगे। इसके अलावा एक तत्काल स्कीम भी बताई गई है। अगर आपको 6 से 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो 3000 रुपये फ़ीस देके आप जल्दी रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। पर नॉर्मल अगर प्रोसेस कहें तो 1 महीने का प्रोसेस लगता है आपको रजिस्ट्रेशन कराने में। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। जैसा कि बताया गया है, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 4 साल की बीडीएस की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आईसीसी जो कि इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एफिडेविट देखिए, एफिडेविट जो लोग दूसरे स्टेट से ट्रांसफ़र करवा के आ रहे हैं तो एफिडेविट की जगह उनका एनओसी लगेगा। पर जो लोग एमपी के अंदर हैं, जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं और पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। पर अगर जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनको एफिडेविट की जगह एनओसी देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। आपको अपना अटेम्प्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपकी पासिंग ईयर, मतलब आप बहुत पहले पास कर चुके हैं और उसके बाद आप कहीं काम कर रहे हैं, तो जो भी गैप, जो अगर आप कुछ मतलब आपने कुछ गैप छोड़ा हो तो आपको गैप का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद मूल निवासी पत्र, जो लोग एमपी के रेजिडेंट हैं, एमपी के कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना एक मूल निवास का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री की भी एक कॉपी लगानी पड़ेगी और एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब शपथ पत्र के साथ साथ आपके पास कोई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी आपको उसके साथ लगानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस की। देखिए, अभी तक कोई भी सिलेबस एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं दिया गया है। हम जो सिलेबस आपको बता रहे हैं, पिछले सालों में आया हुआ जो सिलेबस है उसी का बारे में आपको बता रहे हैं। पर जब भी अपडेट आएगा एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा तो वो सिलेबस आपको शेयर करा जाएगा। पर अगर पुराने सालों में जो एग्ज़ाम आया है उनके सिलेबस की बात करें तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जनरल सब्जेक्ट की, जिसमें कि हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल इवेंट एंड मेजर डायनेस्टीज ऑफ एमपी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर ऑफ एमपी, मेन ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, मेन फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट ऑफ एमपी, इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स ऑफ एमपी एंड देयर लिटरेचर, मेन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ एमपी। उसके बाद बात करें पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी,
political system of MP, governor, legislative assembly and cabinet, geography of MP, current events and international events, information एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जनरल सब्जेक्ट्स में रहेंगे और डेंटल सर्जरी के सब्जेक्ट्स भी हम आपको शेयर कर देंगे पोर्टल पे। अब बात करें कौन सी बुक्स को आप रेफ़र करेंगे। जैसे कि सबसे जो मुश्किल सवाल है कि भाई जनरल सब्जेक्ट्स को लेकर, जीके को लेके हम कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। तो जैसा कि हमें स्टडी करने में मिला कि 2 किताबें जो कि बहुत आपकी हेल्प कर पाएंगी जनरल स्टडी को सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, जिसमें कि है टाटा मैग्रो हिल की स्नेहिल त्रिपाठी एंड सोनाली बंसल की किताब है जनरल नॉलेज की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद पुणेकर की मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, ये किताब आप रेफ़र कर सकते हैं जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा अगर बात कहें डेंटल सब्जेक्ट के लिए, तो हम सभी को पता है डेंटल सर्जरी की तैयारी में या पीजी की तैयारी में एक सबसे अच्छी किताब जो हम सभी लोग रेफ़र करते हैं, डेंटल पल्स। तो डेंटल पल्स को आप ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा टूथ प्रैक्टो द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी डिटेल्ड आपको पीडीएफ आपको उनके पोर्टल पे मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि हमने जो आपको ये जितना भी एडवर्टाइजमेंट डिकोड करने की कोशिश करी, आपको इसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपको जो भी समस्या आती है, हम कोशिश करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में वो डालें, हम आपकी समस्या को बिल्कुल समाधान करेंगे। और अब मैं डॉक्टर रजत से चाहूँगा, जो कि टूथ प्रैक्टो के मेंटर हैं, कि उनके पास क्या है एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आप लोगों को देने के लिए, आप लोग क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ायदे वहाँ से उठा सकते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर रजत। Thank you, Dr. Meng sir, for decoding this notification in such a simple way. A lot of doubts were floating around our students' minds with respect to this notification, and you have cleared them all. Thank you so much, sir. Now, coming on to the preparation part, as sir has just now told that the MPPSC examination will be having two parts, that is part A and part B. Part A will be involving the MPGK, the ICT, and the national GK, whereas the part B will be just the dental. We have recently launched our MPPSC Dental Surgeon Examination Test Series, where we will be providing with the PDF notes for all the MPGK, ICT, and the dental subjects. We will be covering all the important topics from all the important dental subjects. We will be having topic by test for all the dental subjects, which will be nearly 200 plus tests. Apart from this, we will also be having topic by test of all the topics of computer and MPGK as well. In this test series, we are providing 40 plus past dental PSC solved examination papers with detailed explanations. All these tests can be attempted unlimited times. Once you have completed these practice tests, by the time exam dates will be announced, and we will start with our MP marathon, which our team will schedule once the exam dates are released. The schedule of tests will be provided to all the students, where live examinations will be conducted and ranking will be provided along with the detailed explanations to all the questions of these tests. Here we will cover the entire syllabus following the exam pattern. This will provide you an insight about the competition with your peers. In between the marathon, we will be having all India mock tests to get a feel of the examination. Our test series will also include weekly monitoring calls from our student counselors so as to help you guide throughout the preparation. Along with this, we will be having multiple guidance sessions with already selected medical officers throughout the preparation. Our team will be available to clear all your doubts throughout your journey. As we all know that in the recently released Rajasthan Dental MO examination, we have received more than 30 plus selections. We will be having sessions with them as well to give you an insight about their preparation strategy and how they cleared their examination in the first attempt. So in this test series, we will be having a complete package which will be involving your study material, your test series, your all India live test, your preparation guidance, your weekly monitoring calls. So it's a complete package with everything included. With this, I would like to inform you that the test series can be enrolled from the Tooth Factor app or also from the Tooth Factor website. Our application is available on the Google Play Store and as well as on the iOS. You can simply download it from the description given in the video. We have already received more than 100 plus enrollments in these test series.
and a lot of students have already started their preparation. So take the maximum benefit of this initiative and get the result in this MP dental surgeon examination. Thank you so much, sir, for taking out time for this session. Thank you, everyone.